साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, जो बाल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो उस समय के प्रतिष्ठित वकीलों में से थे तथा प्रिवी पर्स काउंसिल लंदन भी वकालत के लिए जाया करते थे। विद्वान वकील थे। इनकी एक बहन थी जिनका नाम श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित था और एक जवाहरलाल थे। चूंकि मोतीलाल नेहरू जी ने वकालत से अथाह संपत्ति कमाया था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा दीक्षा जो है विदेश में हुई थी। और ऐसा भी सुना जाता था कि उनके कपड़े बाद में भी पेरिस धुलने के लिए जाते थे। देश में उथल पुथल चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी के आग्रह पर मोतीलाल नेहरू सपरिवार, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े और गांधी जी का पूरा सक्रिय सहयोग किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गांधी जी को दान कर दिया, कांग्रेस को दान कर दिया। अपनी वकालत के दौरान ही उन्होंने इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा मकान बनाया था जिसका नाम आनंद भवन था। आनंद भवन भी उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। एक बहुत बड़ा त्याग था, एक बहुत बड़ा संकल्प था, एक बहुत बड़ा इच्छा शक्ति थी। अब मोतीलाल नेहरू वकालत भी करते थे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लेते थे। जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे और गांधी जी के नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा था। ये एक संक्षिप्त परिचय है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ। अब उनके जीवन की कुछ झलकियां मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें शायद कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग न जानते हो। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनके विश्वविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को डिबेट होता था किसी विभिन्न विषयों पर। उसमें भाग लेना, प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना आवश्यक था। ये विश्वविद्यालय का नियम था, अन्यथा उन्हें 150 रुपया पाउंड में जुर्माना देना पड़ता था। जवाहरलाल नेहरू जी कभी भी डिबेट में नहीं बोले और न भाग लिए, हमेशा जुर्माना उन्होंने भरा। बाद में जब स्वतंत्रता संग्राम में आए तो एक ओजस्वी वक्ता बन गए। एक उनके अंदर जो आंतरिक जोश था, उसमें एक बहुत अच्छे वक्ता बन गए। जो कभी यूनिवर्सिटी में भाग नहीं लिया, वो एक अच्छे वक्ता बन गए। ये स्वतंत्रता संग्राम का गांधी के नेतृत्व का कमाल था। दूसरी झलकियां मैं बताऊं कि मोतीलाल नेहरू जी का ये आदेश था कि आनंद भवन का गेट 10 बजे के बाद 10 बजे तक बंद हो जाएगा, 10 बजे बंद हो जाएगा और उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ये गार्डों को आदेश दिया गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान काफी देर हो गई और नेहरू जी 10 बजे के बाद देर से आए, तो गार्डों को उन्होंने नहीं कहा गेट खोलने के लिए, क्योंकि पिताजी के आदेश थे। और वहीं चबूतरे पर नीचे जो बने हुए थे गेट के किनारे, वहीं सो गए। सुबह मोतीलाल नेहरू जब टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल सोए हुए हैं जमीन पर।
चौतरे पर। उन्हें इकलौता पुत्र थे वो जवाहरलाल। पिता की जो चिंताएं होती हैं वो चिंताएं उभर कर आ गई और उन्होंने गार्डों को आदेश दिया कि आनंद भवन का गेट रात भर खुला रहेगा और आनंद भवन का गेट बंद नहीं होगा। परंतु पिता पुत्र का समन्वय देखिए कि जब उन्हें मालूम हुआ कि पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने ऐसा आदेश किया है, तो वो आंदोलन के दौरान 10 बजे के बाद कभी नहीं आए आनंद भवन, और या तो बाहर उधर ही सो गए या फिर आए तो 10 बजे के अंदर आए। कितना बड़ा समन्वय था दोनों के अंदर, पिता के अंदर भी और पुत्र के अंदर भी। तीसरी बात आपको बताएं, 1959 की बात है। मैं हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था, फाइनल परीक्षा। उसमें अंग्रेजी के पेपर में एक सेंटेंस दिया गया था जो हिंदी में था और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना था। यूपी बोर्ड की बात बता रहे हैं। हम लोगों ने अनुवाद किया। वाक्यांश था कि नेहरू जी कहीं गए हुए थे और उनका हवाई जहाज पालम हवाई अड्डे पर, तब केवल पालम हवाई अड्डा था और कोई नहीं था, पालम हवाई अड्डे पर चक्कर काट रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। थोड़ी देर देखने के बाद नेहरू जी ने पूछा पायलट से कि ऐसा क्यों हो रहा है, लैंड क्यों नहीं कर रही है जहाज। पायलट ने जवाब दिया कि आपकी गाड़ी अभी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई है किसी कारणवश, इसलिए मैं एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर रहा हूं। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि आप लैंड करिए और मुझे जैसे जाना होगा मैं जाऊंगा। और लैंड करते ही वो पैदल ही निकल पड़े प्रधानमंत्री आवास के लिए, त्रिमूर्ति भवन। और उन्होंने पायलट का इंतजार नहीं, अरे ड्राइवर का इंतजार नहीं, गाड़ी का इंतजार नहीं किया। नेहरू जी के जमाने में 3 या 4 स्टील फैक्ट्रियां लगी, जो भिलाई, रूरकेला, बोकारो और एक और कहीं लगी जहां मुझे याद नहीं है। इन 4 फैक्ट्रियों के लगवाने के पीछे की कहानी मैं बता रहा हूं। उस समय स्टील का आयात जो है बाहर से किया जाता था, देश में स्टील नहीं बनता था। स्टील की खपत काफी थी क्योंकि निर्माण के कार्य बहुत हो रहे थे। आयात काफी महंगा हो रहा था इसलिए, लेकिन देश के पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां लगवाई जा सके। फिर नेहरू जी के दिमाग में आया और उन्होंने इसका इंटरनेशनल टेंडर करा दिया। दूसरे देशों की कंपनियों ने आकर के उस कास्ट पर अपने टेंडर में जो उनकी अपनी थी वो टेंडर उनको दिया गया और उन्होंने इन स्टील फैक्ट्रियों को बनवाया। अगली उपलब्धि के बारे में मैं आपको बताऊं कि सीमेंट भी उस समय आयात किया जाता था विदेशों। देश की स्थिति खस्ताहाल थी। अंग्रेजों ने जो है काफी देश को लूटा था और देश से काफी पैसे विदेशों में जाते थे। तो स्थिति इस देश की आज जैसी नहीं थी, बहुत खराब थी। सीमेंट फैक्ट्रियां लगवानी थी, सीमेंट फैक्ट्री लगाना था, सीमेंट का भी आयात होता था। तो उन्होंने, मेरी जो संज्ञान में है, उन्होंने डाला, कजरहट, ये सारी सोनभद्र में है। डाला, कजरहट, चुर्क में उन्होंने सीमेंट फैक्ट्रियां लगी। पत्थरों की खदान उधर है, तो ये 3 सीमेंट फैक्ट्रियां उन्हीं के जमाने में लगी और सीमेंट पर काफी नियंत्रण हो गया।
उससे पहले की बात है कि भाखड़ा नंगल डैम बनवाया गया पंजाब में, और भाखड़ा डैम के साथ साथ पावर हाउस भी एक बनाया गया जहां से हाइड्रो कि मतलब जल विद्युत का वो प्लांट था। तो जल विद्युत जो है, हाइड्रो बोलते हैं जल को, तो चालू हुआ और उसका उद्घाटन करने नेहरू जी गए। नेहरू जी थोड़ा भावुक प्रकृति के थे और भाषण के दौरान वो रो पड़े। उन्होंने भाषण में कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ हमारे देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लग जाएगा, जो विदेशों में आप सुना करते थे। नेहरू जी स्वप्नदर्शी थे और उन्हें भारत के निर्माण, पुनर्निर्माण या भारत की उन्नति का स्वप्न देखा करते थे। यही कारण है कि उन्होंने देश की उन्नति के लिए धर्म निरपेक्षता का सपना देखा था। उनका सोचना था कि जब तक हम धर्म निरपेक्ष नहीं होंगे तब तक उन्नति नहीं कर सकते। और ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता थी, एक बहुत बड़ा तथ्य है जिसका आप आज आप देख रहे हैं कि क्या परिणाम हो रहे हैं। तो धर्म निरपेक्षता संविधान में भी डाला गया था, संविधान में था और उनकी सोच में भी था कि जब तक हम धर्म निरपेक्ष नहीं होंगे तब तक जो है हमारा देश आजादी का न तो फल भोगतेगा और न ही देश उन्नति करेगा। ऐसे स्वप्नदर्शी थे जिसका आज आप वो नंगा नाच देख रहे हैं, नंगा रूप देख रहे हैं। उनका यह भी मानना था कि धर्म के कारण ही दलितों और पिछड़ों की उत्पत्ति हुई, जो देश के लिए एक अभिशाप है। तो धर्म के नाम पर उनका विचार बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल निरपेक्ष था। और इसका हश्र भी देखिए कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान आज डूब गया। धर्म की वजह से बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो जाती हैं देश के अंदर, विदेश के अंदर, कहीं भी जहां भी आप देख दें, परिवार के अंदर कहीं भी आपको है धर्म जो है, धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए। और धर्म का कोई मतलब आधार नहीं होना चाहिए देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए। कहीं भी धर्म का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। धर्म नितांत निजी है और वो सार्वजनिक चीज नहीं है, ऐसा नेहरू का मानना था। और यही मतभेद नेहरू और पटेल के अंदर था। नेहरू धर्मनिरपेक्ष थे और खांटी धर्मनिरपेक्ष थे, शुद्ध, जबकि पटेल एक मिक्स थे। धर्मनिरपेक्षता के नाम वो बहुत नहीं चाहते, धर्मनिरपेक्षता चाहते थे। इसीलिए जब पटेल बीमार पड़ गए, जीवन के आखिरी टाइम में जब बीमार पड़ गए, तो उन्होंने नेहरू को मतलब बुलवाया और नेहरू उन्हें देखने भी जाना था, उन्हें देखने भी गए। पटेल ने नेहरू का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जवाहर तुम हम पर विश्वास नहीं करते, तुमको हम पर यकीन नहीं है।
नेहरू ने रुआसा होकर के कहा कि मुझे आज की डेट में मुझे अपने पर भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इतना होने के बाद भी दोनों के अंदर एक रागात्मक, एक आंतरिक सहयोग था, प्रेम था, एक दूसरे को समझने की क्षमता थी। और ये गलत फैलाया जाता है कि नेहरू और पटेल में मतभेद था। मतभेद थोड़ा बहुत विचारों का था और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि गलतफहमियां न क्रिएट होने पाए और लोग इसको हवा देते हैं इस चीज को। 1963 में मृत्यु से 1 महीना पहले मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गोरखपुर में पढ़ रहा था और वो दिल्ली से गोरखपुर आए थे। उन्हें भैंसालोटन, नेपाल में भैंसालोटन में एक पावर हाउस का उद्घाटन करना था जो भारतीय सहयोग से बन रहा था। और उन्हें एक गोरखपुर में ट्रांजिट था, जहाज बदलनी थी। उसी के दौरान जो है हम लोगों ने एक झुंड में, बच्चों ने, पढ़ने वाले लोगों ने और लोगों ने देखा, उन्हें दर्शन हुए और उसके 1-2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार मैं तो यही कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त था। स्वप्नदर्शी होने, देश की उन्नति करने का गौरव प्राप्त था। देश और विदेशों में ख्याति दिलाने तथा विश्व नेता का गौरव प्राप्त था। ऐसे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका आज बाल दिवस के रूप में जन्म तिथि मनाई जा रही है पूरे देश में। ऐसे प्रधानमंत्री पर मुझे और समाज को गर्व है।